अपने वालिदैन की इकलौती और उनकी उम्मीदों का वाहिद मरकज़ थी। मेरे वालिद का नाम रोशन था, हारमोनियम बजाने के माहिर थे और मौसीकी के उस्ताद थे। वो मेरा बहुत ध्यान रखते थे। मैं भी उनसे वैसी ही मोहब्बत करती थी जैसे किसी बेटी को बाप से होती है। मैं बाप की लाडली और माँ की दुलारी थी। दोनों को मुझसे रोशन उम्मीदें थी। मैं हूर शुमाइल थी और ये उनकी खुशबख्ती थी, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वहाँ के मुताबिक मेरे ज़रिए मेरे वालिदैन के मुकद्दर का सितारा चमकने वाला था। उन्होंने बचपन से ही बड़ी तवज्जो से डांस और मौसीकी की तालीम दी और मैं इस अमर से गरूर में मुब्तला हो गई कि मुझ जैसा कोई नहीं जो हुस्न और फनून में यकता है। मुझे अपने माँ बाप की मोहब्बत पर नाज था और इन सब में उनका कोई कमाल न था, क्योंकि मैं पैदा ही एक ऐसे घराने में हुई थी जहाँ लड़कियां दौलत का दरवाजा समझी जाती हैं। ऐसे घरानों में पैदा होने वाली लड़कियों पर शरीफ घरानों जैसी पाबंदियां नहीं लगाई जाती, लेकिन कुछ दूसरी किस्म की पाबंदियां जरूर लगाई जाती हैं। मैं अभी बाली उम्र की हदूद से ना निकली थी कि एक रोज अचानक मेरे इलाके को किसी हुकूमती मसलहत के तहत खाली करा लिया गया। नतीजा ये निकला कि यहाँ के रहने वाले पुराने मकीन अब शहर के अंदरूनी इलाकों में सुकूनत पजीर हो गए। ये आबादियाँ अगरचे पोश इलाकों में शुमार होती थी, लेकिन नई आबादियाँ होने के बाइस यहाँ किराए निस्बतन कम थे। मेरे वालिद ने भी एक ऐसी ही साफ सुथरी आबादी में एक खुशनुमा बंगला हासिल कर लिया। किराया भी कम था, क्योंकि यह बंगला मेरी वालदा के एक दरनिया कदरदान का था। हम इस बंगले में शिफ्ट हो गए। एक माह गुजरा कि हमारे पड़ोस में एक राइटर की फैमिली आ बसी। हमारे बंगले के साथ वाला बंगला उन्होंने खरीद लिया था। कुछ रोज बाद मेरी वालदा की उनसे दुआ सलाम हुई तो साहब खाना की बीवी ने पूछा कि आपकी बेटी स्कूल क्यों नहीं जाती। अम्मी ने जवाब दिया कि हम यहाँ नए नए आए हैं, पता नहीं कौन सा स्कूल अच्छा है, सोच रही हूँ कि कहाँ दाखिल करवाऊँ। अम्मी ने जवाब दिया। वो औरत कहने लगी, एक स्कूल यहाँ करीब ही है, लेकिन को एजुकेशन है, मैंने अपने बेटे को दाखिल करवाना है, आप चाहें तो उसी स्कूल में अपनी बेटी का भी दाखिला करवा लें। मैं अब तक घर में ही 7वीं जमात का कोर्स एक उस्ताद से पढ़ चुकी थी, लेकिन आज तक स्कूल कभी न गई। मेरी वालदा के जहन में कूदा सा लपका कि बेटी को अच्छे स्कूल में मजीद पढ़ा दूँ तो और निकल जाएगी। पड़ोस में फिल्म राइटर का घर है, उनके घर आना जाना और मेल मिलाप रखूंगी। अगर नताशा पढ़ गई तो फिल्म में काम करने का चांस भी मिल सकता है। वालदा ने मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया और खुद भी शरफा की बेगमात से रख रखाव और तौर तरीकों को अपना लिया। फिल्मी राइटर साहब की बेगम, जिनका नाम फौजिया था, बहुत खुश इखलाक और मिलनसार खातून थी। आंटी फौजिया जब भी कुछ पकाती तो हमारे घर जरूर डिश या डोंगे में भरकर भिजवाती। आहिस्ता आहिस्ता दोनों घरानों में मेल जोल बढ़ता गया। आंटी फौजिया ने मेरी वालदा का दुख सुख में अपनों की तरह ख्याल रखा और यूं उन्होंने हमें और हमने उन्हें अपना लिया। आंटी फौजिया के बेटे का नाम कामरान था और वो नाजों का पला और बहुत खूबरूप था। उसकी हर अदा दिल को मोह लेने वाली थी। जब स्कूल से छुट्टी होती तो उनका ड्राइवर उसे लेने आता। अक्सर वो मुझे भी गाड़ी में बिठा लेता, क्योंकि हमारे घर करीब करीब थे। फौजिया आंटी कहती थी कि नताशा को भी साथ ले आया करो। ये कुर्ब रफ्ता रफ्ता हमारे दिलों को मोम करने लगा और खामोश मोहब्बत की कलियों ने चिचक कर खुशबू देनी शुरू कर दी। मैंने अपने दिली जज्बात एक दूसरे से नहीं, सारी दुनिया से छुपाए रखे, किसी को इस बात की हवा न लगने दी। कम सनी के जमाने से ही हम एक दूसरे को चाहने लगे थे। जब हम मैट्रिक में थे तो इस कदर बाशऊर हो गए थे कि अपने छोटे मोटे दुख सुख एक दूसरे से कहने लगते। आंटी को हमारे हंसने बोलने पर एतराज न था, क्योंकि अब तक हमारे खानदानी पस मंजर से लाइलम थी और मेरी वालदा ने भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने मेरी और कामरान की बातचीत करने पर कोई ध्यान न दिया, क्योंकि वो जानती थी कि हम क्लास फेलो हैं, स्कूल और पढ़ाई की बातें करते हैं। क्योंकि वो बहुत अच्छी सोचों की मालिक थी, वो अपने दिल में हमारे बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं लाई। आंटी अक्सर मुझे अपनी औलाद की तरह ही प्यार करती थी और मेरा ख्याल रखती थी। मुझे अपनी बेटी रिदा की तरह ही समझती थी। उनकी एक ही बेटी थी जो मुझसे उम्र में 5 साल बड़ी थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। लाख छुपा लिया जाए मगर इश्क की महक छुपती नहीं। कामरान के घर वालों ने इस महक को सूंघ लिया और मेरे घर वालों के भी कान खड़े हो गए। वो मुझे एक कामयाब और मशहूर फिल्म की हीरोइन देखना चाहते थे। पढ़ाया भी इसी वजह से कि कुछ निखार आ जाए। तो मैट्रिक के बाद कॉलेज में जाने दिया और घर बिठा लिया। अम्मी अब मुझे रोज रक्स की तालीम के लिए खाला के घर भेज देती। मैं सुबह जाती और शाम को घर लौटती। वालिद मेरे साथ जाते थे और वालदा ने फौजिया आंटी को बताया कि उसकी खाला एक कॉलेज में पढ़ाती हैं। उसने नताशा का दाखिला अपने ही कॉलेज में करवा दिया है। आंटी भी यही चाहती थी कि मैं उनके अकलौते बेटे से दूर रहूं, ताकि वो मोहब्बत के चक्कर में न पड़ जाए, बल्कि पूरी तवज्जो अपनी तालीम पर मरकूज रखे। वो वालदा से भी ताल्लुकात न बिगाड़ना चाहती थी, लिहाजा सलाम दुआ जारी रखी। मेरे वालिद एक म्यूजिक एकेडमी में तबला और हारमोनियम सिखाने जाते थे। यही उनका जरिया रोजगार था। वालदा ने मोहल्ले में किसी को ना बताया कि रोशन चांद यानी उनके शोहर का ताल्लुक
رقص و موسیقی کی دنیا سے ہے۔ کہتی تھی کہ وہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں۔ میرے والد روشن جان کا اصل نام کچھ اور تھا۔ پہلے وہ ایک اچھے خاندان سے تھے، لیکن عرصے سے میری ماں کے عشق میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ان کا سہارا بن چکے تھے۔ میری والدہ چاہتی تھی کہ میں کامران سے نہ ملوں، کیونکہ سونے کی چڑیا کہیں محبت کی جال میں پھنس کر اڑ نہ جائے۔ ان کے سارے خواب میرے فلم سٹار بننے سے وابستہ تھے۔ دوسری طرف فوزیہ آنٹی بھی مجھے اپنے بیٹے سے فاصلے پر رکھنا ہی پسند کرتی۔ اسی وجہ سے میری کامران سے بات نہ ہو پاتی تھی۔ ایک دن بڑی مشکل سے مجھے کامران سے بات کرنے کا تنہائی میں موقع مل گیا، تو میں نے اس سے کہا، دیکھو، تم جانتے ہو کہ ہم دونوں کے والدین کی امنگوں کا رخ کس طرف ہے۔ وہ ہماری آرزو کی بیل کو کبھی منڈیر نہیں چڑھنے دیں گے۔ میری ماں مجھے ہیروئن بنانا چاہتی ہے، اور تمہارے والدین تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں چونکہ کامران کو پہلے ہی اپنے خاندان کے پس منظر کے بارے میں بتا چکی تھی، جس پر اسے کوئی بھی اعتراض نہ تھا۔ میں نے کامران سے کہا، میرے خاندان کا جو پس منظر ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں اور فلم ایکٹریس بن جاؤں۔ اس طرح میری ماں کا خواب بھی پورا ہو جائے گا اور تم بھی اپنے مقصد میں لگ جاؤ۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے جب با اختیار ہو جاؤ گے تو ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا خواب پورا کریں گے۔ تب میں فلمی دنیا سے کنارہ کش ہو جاؤں گی۔ مجھے اقرار ہے کہ کامران کو بھی مجھ سے محبت تھی، تبھی اس نے میری سوچ کی گہرائی کو سمجھا اور میری بات مان کر اس صبر آزما سفر کے لیے آمادہ ہو گیا۔ ہم نے وعدہ کیا کہ اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ کر اس وعدے کا پاس کریں گے اور ایک دوسرے کا انتظار کریں گے۔ ہرگز وعدہ شکنی نہیں کریں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کامران کے والدین کو میرے خاندانی پس منظر سے آگاہی نہ ہو جائے۔ وہ دن بھی آ گیا جب کامران اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلا گیا اور میں نے کانٹوں بھری زندگی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ خالد کے والد رائٹر تھے، وہ فلموں کے لیے کہانیاں لکھتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر ایک فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر آئے۔ اتفاق سے میں بھی ان کے گھر آنٹی کو بریانی دینے گئی تھی۔ ان دونوں حضرات نے جب مجھے دیکھا اور بغور جائزہ لینے لگے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹا کس کی بیٹی ہو؟ میں نے بتایا کہ روشن جان کی۔ پھر کہنے لگے، تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے انہیں بتایا، ہمارا گھر پڑوس میں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ یہ وہی روشن جان ہے جو ہارمونیم اور طبلہ سکھاتے ہیں۔ اور پاس ہی آنٹی اور انکل بھی موجود تھے، جو اس وقت کچھ فاصلے پر بیٹھے تھے، آپس میں کوئی بات کرنے میں مصروف تھے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے ان دونوں آدمیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ سمجھ گئے ہم نے شریفوں کے محلے میں سکون سے رہنے کے لیے اپنی شناخت چھپا لی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ تمہاری والدہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے گردن ہلائی۔ وہ کچھ دیر انکل کے پاس بیٹھے، پھر جب ان کے گھر سے باہر آئے تو تھوڑے توقف کے بعد ہمارے گھر کی بیل بجائی۔ میں والدہ کو ان کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی۔ وہ فوراً دروازے پر آئی اور ان لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، روشن جان کا نام تمہاری صاحبزادی کے منہ سے سنا تو معلوم ہوگا کہ آپ لوگ یہاں آ چکے ہیں، سوچا کیوں نہ ملتے جائیں۔ پھر وہ اسی طرح میری ماں سے باتیں کرتے رہے جیسے پہلے بھی ان سے مل چکے ہوں اور انہیں خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ پھر وہ کہنے لگے، نگار بیگم، ہم اسی لیے آپ کے در پر آئے ہیں کہ ہم ایک نئی فلم بنا رہے ہیں اور ہمیں آپ کی بیٹی جیسی کسی خوبصورت اور معصوم سے چہرے کی تلاش ہے۔ آپ کی بیٹی ہماری نئی فلم کے لیے بہت موزوں رہے گی۔ امی کا چہرہ تو جیسے کھیل ہی اٹھا تھا، لیکن وہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ پھر ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ نگار بیگم، کیا ارادہ ہے؟ ہم نئی فلم کے لیے آپ کی بیٹی کو سائن کر لیں؟ ماں نے ہاں کر دی اور یوں میں نے فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ میری ماں مزید کھل اٹھی۔ یہی تو تھا ان کا درینہ خواب۔ میں نے فلمی دنیا کے میدان خارزار میں بہت محنت اور لگن سے کام کیا۔ میری پہلی فلمیں ہٹ ہو گئی۔ روز و شب کی مصروفیت کے باوجود میں نے کامران کی یاد کو کسی شمع کی طرح دل میں روشن رکھا۔ اس لازوال روشنی میں جی توڑ کر کام کرتی رہی اور پھر جلد ہی میں صف اول کی ہیروئن بن گئی۔ عزت، دولت، شہرت کے ساتھ زندگی میں کسی شے کی کمی نہ تھی، صرف میرے محبوب کامران کے سوا۔ کامران نے بھی اپنے وعدے کا پاس رکھا۔ اس نے بھی ادھر جا کر مجھے نہیں بلایا اور لندن میں پڑھائی کے دوران بھی مسلسل مجھ سے رابطے میں رہا۔ ہزاروں میل دور رہ کر بھی ہمارا تعلق نہیں ٹوٹا۔ دوری اور جدائی نے ہمارے دلوں میں محبت کو مزید گہرا کر دیا۔ کامران کو میری فلم سٹار ہونے سے کوئی غرض نہ تھی، اسے تو صرف مجھ سے محبت تھی۔ میں جس رنگ اور جس حال میں تھی اس کے دل میں موجود تھی۔ کامران نے 7 سال سمندر پار گزار دیے اور میں نے فلم انڈسٹری میں مصروف ہیروئن ہوتے ہوئے تڑپ تڑپ کر ہر پل ہر لمحہ اس کا انتظار کیا۔ میرا فن بام عروج پر تھا اور میں نے بہت دولت کما لی تھی۔ کئی اہم ہستیاں میرے حسن اور ناموری کے تعاقب میں رہنے لگی۔ بڑے بڑے مالدار لوگ سر آنکھوں پر بٹھانے کو تیار تھے، مگر میں نے کسی کو دل میں جگہ نہ دی اور نہ ہی ان کے قرب کو گوارا کیا۔ خود کو ہر لمحہ کامران کی امانت سمجھا، جس کے خوابوں کو سجائے
मैं अभी तक उसके परदेस से लौट आने का इंतजार कर रही थी। 7 बरस बाद तालीम मुकम्मल करके भला आखिर वो वतन लौट कर आ गया। आते ही उसने मुझसे राब्ता किया। कहा मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं, तुम एक्ट्रेस बन चुकी हो। मेरे लिए तुम वही मासूम निशी हो। मुझे किसी शय की तमन्ना नहीं तुम्हारे सिवा। मैंने तुमसे वादा किया था एक हो जाने का, और मैं उसे पूरा करने आया हूँ। तुम अपनी फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तो हम शादी करके घर बसा लेंगे। मैं भी तो इतने सालों से इसी का ही इंतजार कर रही थी। मैंने कहा मैं दौलत, शोहरत, फन और हर शय को खैराबाद कह देती हूँ। तुम मुझे अपने साथ जहाँ ले चलोगे, मैं तुम्हारे संग चली चलूंगी। उसने मेरी बात अपने दिल के कानों से सुनी। इस बात का इल्म मेरी माँ को था और ना उसके घर वालों को, कि इतनी मुद्दत के बाद भी हम जुदा नहीं हुए थे। दूर रहकर भी दूर न थे, क्योंकि हमारे दिलों के सिलसिले कायम थे। जब उसने अपनी वालदा से शादी के लिए मेरा नाम लिया, तो वो चरागपा हो गई। कहा हम कहाँ और वो फिल्म एक्ट्रेस। जब कामरान ने इसरार किया, तो उसके वालिद ने आसमान आग और जमीन तांबे की कर ली। इधर मेरे माँ बाप ने भी गलगला मचाया कि तुम आज अरूज पर हो, प्रोड्यूसरों का तांता बंधा है। आखिर अब ऐसे वक्त में फिल्म इंडस्ट्री को खैराबाद कहने की क्या सूझी। लड़कियां तो इस मकाम को हासिल करने के लिए हर शय की बाजी लगा देती हैं, फिर भी ऐसी कामयाबी नसीब नहीं होती। तुम हो कि भरी थाली पर ठोकर मारने चली हो। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मेरा बाप मुफलसी का अजाब सह चुका था। पाई पाई को तरसने के बाद अब वो मेरी बदौलत दौलत में खेल रहा था। और माँ, जिसका हुस्न उम्र के साथ रुखसत हो चुका था, लेकिन मेरी वजह से वो एक बार फिर से जी उठी थी। लोग उसके आगे पीछे जी हजूरी करते न थकते। हम दोनों जब अपने घर वालों से मायूस और नामुराद हो गए, तो अस खुद अपनी शादी का सामान करने की ठानी। आखिर एक रोज कुछ दोस्तों की मदद से निकाह करके मियाँ बीवी के रिश्ते में बंध गए। इस हकीकत का इल्म जब कामरान के वालिदैन को हुआ, तो वो हमारी जुदाई के दर पे हो गए। उन्होंने मुझे बहू कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। हम लोग एक फ्लैट में रहने लगे। पर आखिर एक रोज कामरान मुझे अपने घर ले गए, मगर उनके वालिदैन ने हमें खड़े खड़े ही निकाल दिया। इधर मेरी माँ और अब्बा यूं बैन कर रहे थे कि जैसे सचमुच मेरी मौत की इत्तला उन्हें मिल गई हो। इन दिनों मैं उम्मीद से थी। कामरान को मजबूर करके उसके वालिद ने मुझे तलाक दिलवा दी। उनके खानदान वाले उन्हें ताने देते थे कि उनकी बहू एक फिल्म एक्ट्रेस है। इन दिनों फिल्मी दुनिया में काम करने वाले खवातीन को शरुफा अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। तलाक से जैसे मेरी दुनिया ही लुट गई और मेरा दिल टूट कर किरची किरची हो गया। अपने गम से ज्यादा इस बात का गम था कि मेरी बच्ची ने अपनी बाप की सूरत भी न देखी। वो मुझसे जब पूछेगी, माँ क्यों मेरे बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगी। जब रोटी रोजी का कोई आसरा नजर न आया, तो मुझे दोबारा फिल्म इंडस्ट्री से ही वाबस्ता रहने में आफियत नजर आई। मैंने अपनी आरज़ुओं और अरमानों का खून देकर मोहब्बत की जिस पौधे की इतने बरस आबियारी की, वो कितनी जल्दी मुरझा गया। इन दिनों की अजियत को मैं बयान नहीं कर सकती। सोचती थी कितना बदनसीब बाप था वो, जिसने एक बार भी अपनी बच्ची को अपनी बाहों में न लिया। और कितनी बदनसीब थी ये बच्ची कि बाप की सूरत देखने के लिए उम्र भर जिसकी आंखें तरसती रहेंगी। मैं दुनिया की नज़रों में एक मोअज़्ज़िज़ और मारूफ तरीन एक्ट्रेस थी, लेकिन माँ की नज़र से जब मैं अपनी बच्ची को देखती, तो उसकी तड़हाई पर तड़प कर रह जाती थी। अल्लाह जाने उसका मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनन वैसा ही होगा जैसा मेरा था। मैंने अपनी बेटी की तरबियत बहुत नाज़ो नेम से की, और दौलत की मेरे पास कोई कमी न थी, और ख़ुद भी फिल्म इंडस्ट्री के ही एक शख्स से शादी कर ली। रफ्ता रफ्ता मेरी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी। मेरी बेटी का मिजाज मुझसे कतई मुख्तलिफ था। उसे ये शोशा वाली ज़िंदगी बेकैफ और मसनूई लगती थी। वो एक दो फिल्मों में आई, अगरचे वो मुझसे बहुत ज़्यादा हसीन थी। वो बिल्कुल नोखीस कली की तरह थी। उसकी खूबसूरती और जवानी की बदौलत उसे फिल्म इंडस्ट्री में हाथों हाथ लिया जा रहा था, मगर वो बेदिली का शिकार थी। वो मुझे कहती, मम्मा मैं फिल्म एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती। उसका रुझान अदाकारी की तरफ था ही नहीं। कामरान ने दोबारा न कभी मुझसे कोई राब्ता रखा और न कभी अपनी बेटी से मिलने आया, क्योंकि वो मुझे तलाक देने के बाद किसी और से शादी करके वापस लंदन चला गया था, और अभी तक फैमिली के साथ लंदन में ही रिहाइश पजीर था। इन्हीं दिनों उसे इंडस्ट्री से वाबस्ता एक नोआमिस मगर बासलाहियत अदाकार में दिलचस्पी पैदा हो गई। वो अब उसके साथ शादी करके घर बसाना चाहती थी, जबकि नौजवान कोई माशी तौर पर मजबूत भी ना हुआ था, और उसका ताल्लुक एक आम से खानदान से था। वो भी नया नया ही फिल्मी दुनिया में आया था। मैं शशोपन में थी कि क्या करूं। बेटी को समझाया कि इस नौजवान का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि वो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं। तुम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को तरस जाओगी। मगर वो अपनी जिद पर अड़ गई। मेरी शादी चूंकि एक साहिब हैसियत और बाइज़्ज़त शख्स से हो चुकी थी, मेरे शोहर ने भी उसे समझाया, लेकिन जब बेटी को अपने इरादे में साबित कदम पाया, तो हम दोनों ने मामला किस्मत पर छोड़ दिया और बेटी की शादी उस अदाकार से कर दी जिसे वो पसंद करती थी। उसका फैसला बरवक्त और सही था।
آج میرا बासलाहियत दामाद एक बहुत नामुर और कामयाब अदाकार बन चुका है। वो मुहज़्ज़िब और आला किरदार का मालिक है। मेरी बच्ची अपने शौहर के साथ बेहद खुशनुमा जिंदगी गुजार रही है। कहते हैं माँ, ये जिंदगी एक टेढ़ा रास्ता है और वही लोग उस पर चलकर कामयाब और शादमान होते हैं जो इस रास्ते पर इस्तकामत से महवे सफ़र होकर अपनी मंजिल पा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ कल फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।